हाय, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा यदि कंटेंट अच्छा लगे तो। आज हम कुछ लिटरेरी वर्क्स डालेंगे, लिटरेरी टर्म्स डालेंगे, आज की क्लास में ऐड किए हैं। तो आज हम लोग लिटरेरी टर्म्स पे क्लास को करेंगे। लिटरेरी टर्म्स क्या होता है? रिलेटेड टू लिटरेचर होता है। जो भी एग्ज़ाम लिटरेचर से आते हैं, जिसमें भी लिटरेचर एडेड है, वहाँ पे लिटरेरी टर्म्स, लिटरेरी मूवमेंट्स पूछेगा। क्यों? क्योंकि लिटरेचर जो है वो सारे लिटरेरी टर्म्स पे ही डिपेंडेंट है। जैसे हो गया फिक्शन क्या होता है, नॉन फिक्शनल लिटरेचर हैं, फिक्शनल लिटरेचर हैं, या एब्सर्ड थिएटर क्या होता है। अब किसी भी स्टोरी में, लिटरेरी वर्क में एक हीरो होता है, विलेन होता है, तो हीरो को क्या कहा जाता है? एंटागोनिस्ट कहा जाता है या प्रोटैगोनिस्ट कहा जाता है। तो प्रोटैगोनिस्ट क्या होता है, एंटागोनिस्ट क्या होता है, ट्रेजिक फ्लॉ क्या होता है, ट्रेजेडी क्या होती है। ये क्या है? ट्रेजेडी लिटरेचर का वर्क है। जैसे हेमलेट क्या है? एक ट्रेजिक है, ट्रेजिक कॉमेडी है। तो ट्रेजेडी जो है वो क्या है? एक फॉर्म से ट्रेजेडी कहते किसे हैं? ऐसे करके जो भी वर्क बने हुए हैं लिटरेचर के, उनका टर्म्स पढ़ना है, लिटरेरी टर्म्स पढ़ेंगे इसमें। और ये सभी अप टू 6 to 8 जहाँ पे लिटरेचर पूछा जाता है जिस भी स्टेट में, या 9th 10th 11th 12th जिसमें भी लिटरेचर पोर्शन एडेड है इंग्लिश का, वहाँ पे लिटरेरी टर्म्स, लिटरेरी मूवमेंट्स और हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर भी पूछता है। इसलिए स्टार्ट करते हैं आज लिटरेरी टर्म्स का फर्स्ट हेडिंग, एब्सर्ड। आइए देखते हैं लिटरेरी टर्म्स में एब्सर्ड क्या होता है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एब्सर्ड? अब एब्सर्ड वो वर्क होता है जहाँ पे होता है कि कुछ होने वाला है, बट देयर इज़ नथिंग हैपेंड, कुछ भी नहीं होता है वहाँ पे, क्लियर नहीं होता है। मीन्स इन द होल प्ले नथिंग कैन बी हैपेंड, बस समथिंग फॉर वेटिंग एंड वेटिंग फॉर समथिंग चलता रहता है, चलता रहता है, प्ले ख़त्म हो जाता है, फिनिश हो जाता है, और वहाँ पे कोई भी क्लियरिटी नहीं आती कि किस चीज़ के लिए वेट हो रहा था, क्या हो रहा था और क्या होने वाला है। दैट इज़ नो क्लियर। तो मेनली एब्सर्ड मीन्स क्या होता है? फूलिशनेस। फूलिशनेस मीन्स देयर इज़ नो मीनिंग ऑफ वेटिंग फॉर समवन एंड समथिंग। यहाँ पे जो भी कैरेक्टर होते हैं उसमें फील होता है कि समथिंग विल बी हैपेंड आफ्टर सम टाइम, बट दैट टाइम नेवर एवर अकर्ड। कभी वो समय आता नहीं कि क्या होगा, वो जो होने वाला है वो होता नहीं है। तो मीन्स एक बेवकूफ़ी भरी चीज़ का वेट होता है, या लगता है कि होने वाला है, होने वाला है, एंड फ्रॉम द बिगनिंग अप टू द एंड वो क्या है? क्लियर नहीं होता है, और वो अनरीजनेबल चीज़ होता है, मीनिंगलेस होता है, उसका कोई मतलब नहीं होता है। दैट इज़ नोन एज एब्सर्ड। तो आइए इसका डेफिनेशन भी पढ़ लेते हैं। एब्सर्ड होता क्या है? एब्सर्ड मीन्स एब्सर्डिटी इज़ द स्टेट और कंडीशन। एब्सर्डिटी एक ऐसी अवस्था या कंडीशन है, स्थिति है, ऑफ बीइंग अनरीजनेबल, मतलब फॉर वॉट आर यू वेटिंग, वो भी नहीं क्लियर है, होगा नहीं होगा वो भी नहीं क्लियर है, बट ऐसा लगता है कि समथिंग विल हैपन इन सम टाइम, आफ्टर सम टाइम। तो यहाँ पे है कि अनरीजनेबल, मीनिंगलेस, आर सो अनसाउंड एज टू बी इरेशनल। मतलब कि यहाँ पे पूरा जो है क्या होता है, उसका कोई रीज़न नहीं होता है, कोई मतलब नहीं होता है, और ये अनसाउंड होता है। दैट इज़ नोन एज एब्सर्ड। और ऐसे जो एक्ट प्ले किए जाते हैं उसे, उस थिएटर को क्या कहते हैं? एब्सर्ड थिएटर कहते हैं। दिस इज़ द लिटरेरी टर्म इन लिटरेचर। और इसका एक एग्जाम्पल है वेटिंग फॉर गोडो, जो कि विद्यापीठ के सिलेबस में है, एमए इंग्लिश में है, वेटिंग फॉर गोडो, वेटिंग फॉर गोडो। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे 3-4 कैरेक्टर हैं, वहाँ पे वो कुछ चीज़ के लिए वेट करते रहते हैं, और लास्ट तक जो है वो वेट ही करते रहते हैं, और वो अलग अलग थॉट, लेकिन स्टोरी में कुछ भी क्लियर नहीं होता है और कोई आउटकम नहीं आता है। तो वेटिंग फॉर गोडो जो है एब्सर्ड प्ले का सबसे इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है, ये सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। आइए देखते हैं नेक्स्ट इसमें। एब्सर्ड इज़ द एडजेक्टिव यूज्ड टू डिस्क्राइब एब्सर्डिटी। एब्सर्डिटी को यूज़ करने के लिए उसका एडजेक्टिव वर्ड क्या है? एब्सर्ड है। अब नेक्स्ट है, आगे देखते हैं इसमें क्या कहा गया है। द टर्म
Absurdity has been used throughout the history regarding foolishness and extremely poor reasoning to form beliefs. मतलब ऐसा विश्वास किया जाता है, ऐसा क्रिएट किया जाता है स्टोरी में, एब्जर्ड स्टोरी में, कि हैज़ बीन यूज थ्रू आउट हिस्ट्री रिगार्डिंग फूलिशनेस. इसमें केवल कुछ भी होना नहीं है, केवल एक फालतू का, एक बिना रीज़न का, बिना किसी घटना का, बिना किसी आउटकम का क्या होता है, वेट होता है और फील किया जाता है इन द होल स्टोरी कि समथिंग विल हैपन आफ्टर सम टाइम. तो वेटिंग फॉर गोडो इज द एग्जाम्पल ऑफ एब्जर्ड प्ले. क्या है? वेटिंग फॉर गोडो जो है वो एक एब्जर्ड प्ले का एग्जाम्पल है. अब नेक्स्ट देखते हैं टर्म्स में क्या आता है. नेक्स्ट है प्रोटैगोनिस्ट. प्रोटैगोनिस्ट क्या होता है? अब यहाँ पे प्रोटैगोनिस्ट को समझेंगे कि व्हाट इज़ द प्रोटैगोनिस्ट इन अ प्ले. इन अ प्ले तो कह सकते हैं कि प्रोटैगोनिस्ट जो होता है वो मेन कैरेक्टर होता है किसी भी प्ले का. प्रोटैगोनिस्ट क्या होता है? मेन कैरेक्टर या हीरो ऑफ द स्टोरी या हीरो ऑफ द लिटरेरी वर्क दैट इज गिवन, या कह सकते हैं ड्रामा का जो मेन कैरेक्टर होता है, यानी कि चीफ कैरेक्टर जो होता है. क्या होता है? चीफ कैरेक्टर, मुख्य कैरेक्टर जो होता है, जो कि होल प्ले को में उसका एक मेन रोल रहता है, दैट इज नोन एज प्रोटैगोनिस्ट कैरेक्टर इन द स्टोरी और इन एनी लिटरेरी वर्क और इन अ ड्रामा, who plays the role of a hero or main character in the whole story, that is known as protagonist of the story. अब आइए इसको रीड कर लेते हैं. अ प्रोटैगोनिस्ट इज अ मेन या चीफ कैरेक्टर, या कह सकते हैं हीरो या हीरोइन ऑफ द कैरेक्टर इन अ स्टोरी और लिटरेरी वर्क एंड इज ऑफन द इमोशनल सेंटर ऑफ द नैरेटिव. मतलब जो उस स्टोरी को नैरेट कर रहा होता है उसका मेन फोकस किस पे होता है? उस प्रोटैगोनिस्ट पे होता है, मतलब जो मेन कैरेक्टर पे होता है, दैट इज नोन एज प्रोटैगोनिस्ट. द प्रोटैगोनिस्ट वर्ड, द वर्ड प्रोटैगोनिस्ट कम्स फ्रॉम द एंशिएंट ग्रीक प्रोटैगोनिस्ट्स. अब यहाँ पे है विच मीन्स द चीफ रोल ऑफ अ ड्रामा. मतलब मुख्य. चीफ मीन्स क्या हो गया? मुख्य. मतलब किसी ड्रामा में या किसी स्टोरी में जो जिस पर्सन को, जिस कैरेक्टर को मेन रोल दिया जाता है, दैट इज नोन एज अ प्रोटैगोनिस्ट. नेक्स्ट क्या है? द प्रोटैगोनिस्ट इज ऑफन सेंट्रल टू द स्टोरीज प्लॉट और कॉन्फ्लिक्ट. मतलब जब कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होता है स्टोरी में, वहाँ पे भी वो सेंटर में रहता है, मुख्य रहता है, मेन में रहता है. और स्टोरी या किसी स्टोरी या वो प्लॉट में बटी हुई, तो उस प्लॉट का भी वो मेन पर्सन क्या होता है? प्रोटैगोनिस्ट ही होता है. अब नेक्स्ट देखते हैं. इसका ठीक अपोजिट होता है एंटागोनिस्ट. एंटागोनिस्ट मीन्स होता है विलेन, या बोल सकते हैं राइवल. मतलब हु इज़ द अपोनेंट ऑफ द हीरो इन द प्ले और इन द लिटरेरी वर्क और इन द ड्रामा, दैट इज नोन एज द हु इज़ द मेन अपोनेंट, या मेन कह सकते हैं कि जाइंट एज अ रोल या अपोजिट रोल अगेंस्ट द किसके? हीरो के, दैट इज नोन एज एंटागोनिस्ट. एंटा से शब्द ही, एंटा से ही क्लियर होता है कि एंटी मतलब अपोजिट, मतलब हीरो के अपोजिट जो रोल प्ले करता है और मेन जो रोल प्ले करता है, दैट इज नोन एज एंटागोनिस्ट. अपोनेंट और, अब इसका मीनिंग क्या होता है? अपोनेंट और राइवल, तो उसके विरोध करने वाला. अब वो उसे क्या कहते हैं? एंटागोनिस्ट ऑफ द प्ले. एंटागोनिस्ट इन लिटरेचर द प्रिंसिपल अपोनेंट और फॉइल ऑफ द मेन कैरेक्टर. मतलब जो लिटरेचर में या किसी प्ले में या किसी ड्रामा में हीरो का रोल प्ले कर रहा होगा, जो प्रोटैगोनिस्ट होगा, उसका विरोध करने वाला जो मेन कैरेक्टर होता है, दैट इज नोन एज क्या? प्रोटैगोनिस्ट. हु इज रिफर्ड टू एज द प्रोटैगोनिस्ट इन अ ड्रामा और नैरेटिव. अब नेक्स्ट देखते हैं क्या लिखा है एंटागोनिस्ट के बारे में. एंटागोनिस्ट इज द अपोनेंट कैरेक्टर ऑफ द हीरो या हीरोइन और द चीफ कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी. एंटागोनिस्ट जो है हीरो या हीरोइन या जो प्रोटैगोनिस्ट होता है उसका ठीक अपोजिट कैरेक्टर होता है, उसका विरोध कर रहा होता है इन द होल स्टोरी ऑफ द लिटरेरी वर्क
और क्या होता है, वो मेन कैरेक्टर होता है अगेंस्ट करने वाला, अपोजिट जाने वाला हीरो के। एंड क्या करता है वो, एक मतलब बुरा रोल क्रिएट करता है, अपोजिट रोल क्रिएट करता है, स्टोरी को एक अलग वे में लेता है, दैट इज़ नोन एज एंटागोनिस्ट। नेक्स्ट देखते हैं पेरिपेटिया क्या होता है। अब देखते हैं पेरिपेटिया। इट इज़ अ ग्रीक टर्म दैट मीन्स रिवर्सल ऑफ फॉर्चून, मतलब अचानक से भाग्य का बदल जाना, दैट इज़ नोन एज पेरिपेटिया। इट इज़ अ सरप्राइजिंग इवेंट दैट ऑकर्स कॉन्ट्रेरी टू एक्सपेक्टेशंस, मतलब हमारी जैसी आशा होती है उस कैरेक्टर की, किसी भी कैरेक्टर की स्टोरी या प्ले में जो उम्मीद होती है उसके ठीक अपोजिट अचानक से चेंज हो जाना, दैट इज़ नोन एज पेरिपेटिया। बट सीम्स लाइक अ नेसेसरी आउटकम्स, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि वो अच्छा आउटकम था, वो जरूरी था, तो दैट इज़ नोन एज पेरिपेटिया। क्या, इट इज़ अ ग्रीक टर्म दैट मीन्स रिवर्सल ऑफ फॉर्चून, मतलब अचानक से भाग्य का बदल जाना, दैट इज़ नोन एज पेरिपेटिया। इट इज़ सरप्राइजिंग इवेंट, ये एक सरप्राइजिंग आश्चर्यचकित करने वाला इवेंट होता है, होती है, घटना होती है, दैट ऑकर्स कॉन्ट्रेरी टू एक्सपेक्टेशन, जो एक्सपेक्टेशन के अपोजिट हो जाती है, बट सीम्स लाइक अ नेसेसरी आउटकम्स, लेकिन लगता है कि ये आवश्यक आउटकम्स था, ये ठीक था। एग्जाम्पल इसका है इन ओएडिपस रेक्स में ओएडिपस ट्रेजिक डाउनफॉल इज अ पेरिपेटिया। ओएडिपस रेक्स एक प्ले है, उसमें जो है ओएडिपस का ट्रेजिक डाउनफॉल क्या है, पेरिपेटिया का एग्जाम्पल है। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है कैथारसिस। कैथारसिस मीन्स होता है प्यूरिफिकेशन और प्यूरिगेशन, प्यूरिफिकेशन और परगेशन, मतलब कि ऑफ इमोशंस और स्पेशली थ्रू आर्ट, मतलब कि किस आर्ट के थ्रू किसी चीज़ का को साफ करना, स्पष्ट करना, प्यूरिफाई करना, शुद्ध करना, और परगेशन, दैट इज़ नोन एज कैथारसिस। इसमें क्वेश्चन मेनली यही पूछता है कि व्हाट इज़ द कैथारसिस मीन्स, कैथारसिस मीन्स पूछा भी है लास्ट के एग्जामों में, यूपीटीजीटी में, तो उसमें है कैथारसिस मीन्स, तो वहाँ पे दिया है प्योरिफिकेशन एंड परगेशन, और या तो पूछता है इन लिटरेरी टर्म्स प्योरिफिकेशन और परगेशन इज, तो वहाँ पे दो ही ऑप्शन रहता है, या तो प्योरिफिकेशन परगेशन मीन्स पूछ देगा, ऑप्शन में दे देगा कैथारसिस, हेमर्शिया, पेरिपेटिया, ऐसे, या तो कैथारसिस मीन्स दे देगा, और ऐसे ऑप्शन दे देगा प्योरिफिकेशन, प्योरगेशन, और अलग अलग 3-4 ऑप्शन दे देगा। द वर्ड कम्स फ्रॉम द एंशिएंट ग्रीक वर्ड्स कैथारसिस, यहाँ पे स्पेलिंग क्या है, CATHA है, यहाँ पे ग्रीक वर्ड जो है वहाँ पे KATHARSIS, विच मीन्स प्यूरिफिकेशन या क्लिनसिंग, मतलब सफाई या शुद्धिकरण, दैट इज़ नोन एज कैथारसिस। और ग्रीक में इसकी स्पेलिंग क्या है, KATHARSIS, और जो हम लिटरेरी टर्म्स में पढ़ते हैं वहाँ पे है CATHARSIS। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हेमर्शिया। अब हेमर्शिया क्या होता है, ये फैटल मिस्टेक होता है, मतलब भाग्य में जो दोष है, या ट्रेजिक फ्लॉ बोल सकते हैं, अचानक से कोई दुखांत चीज़ें आ जाएं और अचानक से परिवर्तन हो जाए, दैट इज़ नोन एज हेमर्शिया। अब इट इज़ अ ट्रेजिक फ्लॉ और मिस्टेक इन जजमेंट दैट लीड्स टू अ कैरेक्टर्स डाउनफॉल, मतलब ये एक गलती है या भाग्य में हुई, अचानक से हुई लाइफ में गलती है, या किसी जजमेंट की गलती है, दैट लीड्स टू अ कैरेक्टर डाउनफॉल, कैरेक्टर के क्या है, इमेज को कम करती है, वह उसको डाउनफॉल करती है, उसको बैक कर देती है। अब नेक्स्ट है एनाग्रोसिस क्या होता है, एनाग्रोसिस एक ग्रीक टर्म है दैट मीन्स क्या है, रिकॉग्निशन, यानी कि पहचान, एनाग्रोसिस मीन्स रिकॉग्निशन। इट इज़ अ मोमेंट ऑफ revelation when a character realizes the truth about a situation or character,
एनाग्नोसिस जो है एक रिकॉग्निशन है, एक पहचान है, और ये एक ऐसा मोमेंट है, इट इज़ अ मोमेंट ऑफ रिवेलेशन, जहाँ पे क्या है, प्रकट होता है व्हेन अ कैरेक्टर रियलाइजेज, यहाँ पे सच्चाई प्रकट होती है व्हेन अ कैरेक्टर रियलाइजेज द ट्रूथ, जबकि एक कैरेक्टर या कोई भी मतलब प्ले का कैरेक्टर वो महसूस कर पाता है, सच्चाई के बारे में जान पाता है अबाउट अ सिचुएशन और कैरेक्टर, वो अपने कैरेक्टर या अपनी स्थिति के बारे में किसी प्ले में जब वो सच्चाई को जानता है, सच्चाई उसके सामने प्रकट होती है, रिवील होती है, सच्चाई का पहचान होता है, दैट टर्म इज़ नोन एज क्या, एनाग्नोसिस। एनाग्नोसिस मीन्स रिकॉग्निशन, और लिटरेरी टर्म है ये रिकॉग्निशन। It is a moment of revelation when a character realizes the truth about the situation or character. अब नेक्स्ट देखते हैं है 8 क्लोजेट ड्रामा। क्लोजेट ड्रामा क्या होता है? क्लोजेट होता है कि वो ड्रामा या वो लिखी हुए वर्क दैट कैन नॉट बी प्ले, जैसे कि स्टेज प्ले नहीं किया जाता है, जिसे कि स्टेज प्ले नहीं किया जाता है, दैट इज़ नोन एज क्लोजेट ड्रामा। क्लोजेट ड्रामा क्या होता है? इट कैन ओनली बी रीड, इट कैन क्लोजेट ड्रामा इज अ टर्म which only for रीडिंग। तो ये एक छोटा सा प्ले होता है, ये थोड़ा छोटे में होता है, और ये क्या होता है, ये केवल रीडिंग के लिए होता है, नॉट फॉर प्लेइंग ऑन द स्टेज और इन थिएटर। ये केवल क्या होता है, रीडिंग के लिए होता है, दैट इज़ नोन एज क्लोजेट ड्रामा। और इसका एग्जाम्पल है, मिल्टन का ही वर्क है वो, इसका एग्जाम्पल है क्लोजेट ड्रामा का। पहले देख लेते हैं इसका डिटेल। अ क्लोजेट ड्रामा इज़ अ प्ले रिटन टू बी रीड, ये पढ़ने के लिए लिखा गया ड्रामा होता है, रेदर देन परफॉर्म, जिसे परफॉर्म नहीं किया जाता है, एंड इज़ मीट टू बी वैल्यूड फॉर इट्स रिटन फॉर्म रेदर देन इट्स पोटेंशियल फॉर परफॉर्म। अब मतलब ये पोटेंशियल, इसकी जो भी एनर्जी होती है, जो भी इसमें चीज़ें लिखी गई होती हैं, दैट इज़ नॉट अकॉर्डिंग टू द परफॉर्मेंस, और वो ऐसा लिखा ही नहीं होता है कि वो परफॉर्म किया जाए स्टेज पे, दैट इज़ अकॉर्डिंग टू द रीडिंग, एंड दिस इज़ द ओनली फॉर्म फॉर द रीडिंग। इट refers to the idea that the play is intended to be read. I read in a private स्टडी और क्लोजेट। दिया गया है कि इसमें ऐसे, इस प्ले का आइडिया ही ऐसा होता है, इसको ऐसा बनाया ही जाता है, लिखा ही जाता है, दैट इंटेंडेड टू बी रीड, जो कि केवल रीड करने या प्राइवेट में स्टडी करने के लिए बनाया जाता है, लिखा जाता है, दैट इज़ नोन एज क्लोजेट ड्रामा। इसका एग्जाम्पल है मिल्टन का सैमसन एगोनिस्टस। सैमसन एगोनिस्टस ये जो है एक क्लोजेट ड्रामा है, और ये कब पब्लिश्ड होता है? 1671 में पब्लिश्ड हुआ है। और किसके साथ पब्लिश्ड होता है? इसी के साथ एक पैराडाइज रिगेंट नाम का भी वर्क जो है पब्लिश्ड होता है 1671 में। किसके साथ? सैमसन एगोनिस्ट के साथ प्ले पैराडाइज रिगेन इन द कॉन्ट्रेरी ऑफ पैराडाइज लॉस्ट के अगेंस्ट जो है ये पैराडाइज रिगेन 1671 में पब्लिश होता है सैमसन एगोनिस्टस के साथ। यानी सैमसन एगोनिस्टस किसका एग्जाम्पल है? क्लोजेट ड्रामा का। क्लोजेट ड्रामा। और क्लोजेट ड्रामा क्या होता है? क्लोजेट ड्रामा वो होता है जो केवल रीड किया जाता है, ना कि स्टेज पे परफॉर्म किया जाता है, वो परफॉर्म के लिए नहीं होता है, दैट कैन ओनली बी रीड। अब नेक्स्ट है बायोग्राफी। अब हम लोग शुरू से पढ़े हैं, जैसे हिंदी में आता था कि जीवनी लिखो, आत्मकथा लिखो, तो बायोग्राफी जो होता है वो किसी की जीवनी होती है, और ऑटोबायोग्राफी क्या होती है? आत्मकथा होती है। आत्मकथा
यानी कि जब कोई दूसरा किसी दूसरे की बारे में लिखता है तो उसे बायोग्राफी कहते हैं। अब जब कोई खुद की कहानी खुद से ही लिखता है तो वो ऑटोबायोग्राफी होती है। अब बायोग्राफी दोनों में कॉमन चीज़ें हैं कि बायोग्राफी और ऑटोबायोग्राफी दोनों क्या होते हैं, नॉन फिक्शन होते हैं। अब आगे बायोग्राफी का पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद बताते हैं फिक्शन और नॉन फिक्शन क्या होता है। पहले है बायोग्राफी। अ बायोग्राफी इज़ अ नॉन फिक्शन वर्क। बायोग्राफी एक नॉन फिक्शन वर्क होता है दैट प्रोवाइड्स अ डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ अ पर्सन्स लाइफ। बायोग्राफी एक नॉन फिक्शन वर्क है जो कि किसी भी व्यक्ति के बारे में, उसके जीवन के बारे में एक डिटेल डिस्क्रिप्शंस देता है, स्पष्ट वर्णन देता है या उसकी होल लाइफ को कैरेक्टराइज करता है, दैट इज़ नोन एज बायोग्राफी। और वो किसी व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति द्वारा लिखा गया होता है एंड दैट इज़ रियल स्टोरी ऑफ दैट पर्सन्स लाइफ। जिसके बारे में भी लिखा गया होता है दैट इज़ द रियल स्टोरी या रियल हैपनिंग इवेंट्स एंड देयर रियल वर्क, देयर रियल इंसिडेंट्स को क्या किया जाता है, इंक्लूड किया जाता है बायोग्राफी में। तो इसलिए ये क्या होता है, ये नॉन फिक्शंस होता है। इंक्लूडिंग देयर एक्सपीरियंसेज, मतलब जिस व्यक्ति की बायोग्राफी रहती है उसके अनुभव, कार्यशैली, उसके पढ़ाई लिखाई, उसके कार्य, रिलेशनशिप्स एंड डेथ। इट इज़ लाइफ हिस्ट्री ऑफ समवन रिटन बाय अनदर पर्सन। बायोग्राफी क्या होता है, इट इज़ अ लाइफ हिस्ट्री, किसी के जीवन का हिस्ट्री होता है, स्टोरी होता है। समवन रिटन बाय अनदर पर्सन, नॉट बाय हिमसेल्फ या हरसेल्फ। उस व्यक्ति द्वारा स्वयं नहीं लिखा गया होता है, क्या होता है, किसी दूसरे द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति की लाइफ हिस्ट्री लिखी गई होती है, दैट इज़ नोन एज बायोग्राफी या जीवनी। अब नेक्स्ट देखते हैं इसका। नेक्स्ट है इट कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड्स बायोस। अब बायोस, ये लैटिन भाषा के बायोस शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है बायोग्राफी की। तो बायोस मीन्स क्या होता है, बायोस मीन्स होता है लाइफ यानी कि जीवन। बायोस मीन्स लाइफ यानी कि जीवन। और ग्राफिया, दूसरा पार्ट इसका क्या है, ग्राफिया। ग्राफिया मीन्स क्या होता है, रिकॉर्ड। रिकॉर्ड मतलब कि उसका जो डेटा है। तो बायोस प्लस ग्राफिया मिलके बायोग्राफी बनता है। लैटिन वर्ड क्या है, बायोस और ग्राफिया। अब इट कैन बी अबाउट एनी वन इंक्लूडिंग सम वन हु इज स्टिल अलाइव, मतलब ये किसी के बारे में भी हो सकता है, या वो जिंदा हो या मर चुका हो, वो अभी अभी जिंदा हो, अभी मर चुका हो, या बहुत सालों पहले की बात हो, ऐसे किसी का भी हो सकता है। जो जिंदा नहीं है उसकी भी बायोग्राफी लिखी जा सकती है, जैसे मिल्टन की बायोग्राफी लिखी जा सकती है। अब विलियम शेक्सपियर की है, किसी दूसरे राइटर ने उठाया, उनके पूरे हिस्ट्री को लिख दिया, उनके पूरी लाइफ इवेंट को लिख दिया, तो क्या हो जाएगी, वो मिल्टन की बायोग्राफी हो जाएगी। अब यहाँ पे इट कैन बी अबाउट एनी वन इंक्लूडिंग समवन हु इज स्टिल अलाइव, मतलब यह कोई भी हो सकता है, वो या तो अभी जिंदा है, वो उसकी भी बायोग्राफी लिखी जा सकती है। समवन हु लिव्ड सेंचुरीज अगो, जो सेंचुरीज अगो मतलब बहुत पहले ही मर चुका है, दैट इज़ क्या है, उसको भी डिस्क्राइब किया जा सकता है, उसकी लाइफ हिस्ट्री भी, उसे भी बायोग्राफी कहा जाएगा। और ग्रुप ऑफ पीपल, तो यहाँ पे बायोग्राफी क्लियर होता है कि बायोग्राफी क्या होती है, वो दूसरे द्वारा किसी दूसरे की रियल घटनाओं को, उसकी लिटरेरी वर्क, उसके वर्क्स, उसके जीवन में घटी सारी घटनाएं, उसकी एजुकेशन, उसका पॉलिटिकल करियर, जो भी उसके जीवन में है, तो ऑल द थिंग्स रिटन इन हिज about his life is known as biography. But what is the difference between biography and autobiography? कि biography is written by another person and autobiography is the life history written by himself या herself or that person from which the story belongs, that is known as autobiography. अब आइए ऑटोबायोग्राफी देखते हैं। ऑटोबायोग्राफी मीन्स आत्मकथा। क्या हो गया, आत्मकथा मतलब खुद की कहानी, खुद के जीवन के बारे में खुद के द्वारा लिखा गया, दैट इज़ नोन एज ऑटोबायोग्राफी।
It is a non-fiction literary work that tells the story of a person's life written by the person themselves. अब दिया गया है ऑटोबायोग्राफी क्या होता है. इट इज़ अ नॉन फिक्शन लिटरेरी वर्क. यह एक नॉन फिक्शन लिटरेरी वर्क है दैट टेल्स द स्टोरी ऑफ अ पर्सन्स लाइफ, जो कि एक व्यक्ति के जीवन के बारे में लिखा गया होता है और रिटन बाई द पर्सन देमसेल्व्स, जो व्यक्ति की कहानी होती है जिसके जीवन के बारे में लिखा होता है ये उसी के द्वारा लिखा हुआ होता है. दैट इज़ नोन एज ऑटोबायोग्राफी. और उसके लिए फर्स्ट पर्सन यूज़ क्या होता है, प्रोनाउन आई, मतलब मेरी कहानी मेरे ही द्वारा लिखी गई. दैट इज़ नोन एज ऑटोबायोग्राफी. अब ये कहाँ से आता है, किस वर्ड से इसकी ओरिजिन है उसको देख लेते हैं, मीनिंग देख लेते हैं. द वर्ड ऑटोबायोग्राफी कम्स फ्रॉम द वर्ड्स ऑटो. ऑटो मीन्स क्या होता है, सेल्फ, मतलब स्वयं. ऑटो मीन्स सेल्फ यानी स्वयं. बायो मीन्स लाइफ यानी कि बायो मीन्स जीवन. और ग्राफी मीन्स राइट, मतलब लिखा हुआ या लिखना, लिखा हुआ. तो ऑटो मतलब सेल्फ, मतलब खुद से, स्वयं से. बायो मीन्स जीवन के बारे में. और ग्राफी मीन्स लिखा हुआ, यानी खुद खुद के जीवन बारे में लिखी हुई हिस्ट्री को या स्टोरी को या लिटरेरी वर्क को क्या कहते हैं, ऑटोबायोग्राफी. अब देखते हैं दोनों में एक चीज़ कॉमन था, ऑटोबायोग्राफी और बायोग्राफी. ये क्या होते हैं, दोनों नॉन फिक्शन होते हैं. अब नॉन फिक्शन क्या होता है, नॉन फिक्शन मीन्स होता है रियल, यानी कि जो भी उन चीज़ें लिखी गई हैं, जो भी वर्क रिटेन इन फिर से देखते हैं, ऑटोबायोग्राफी और बायोग्राफी दोनों में क्या कॉमन है, नॉन फिक्शन. अब नॉन फिक्शन क्या होता है, फिक्शन मीन्स होता है काल्पनिक. फिक्शन मीन्स होता है काल्पनिक, यानी कि इमेजिनरी. वो स्टोरी जो कि किसी घटना पे आधारित नहीं होती है, कोई रियल इवेंट नहीं होता है, मतलब केवल एक कल्पना की जाती है. जैसे है कि टेड ह्यूग्स का है द थॉट फॉक्स. अब वहाँ पे क्या है, फॉक्स के बारे में वो पूरी स्टोरी में, पूरी पोइट्री में उसके वो क्या किए हैं, इमेजिन किए हैं कि ऐसे बर्फ़ पड़ा हुआ है, आ रही है फॉक्स और क्लॉक टिक 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 कर रही है. वो सारी चीज़ों को क्या किए हैं, इमेजिन किए हैं. देयर इज़ नो रियलिटी, नॉट एनीथिंग इन रियल कंडीशन हैपनिंग. दैट इज़ नोन एज फिक्शन या फिक्सस स्टोरी या फिक्शनल स्टोरी या फिक्शनल लिटरेरी वर्क. जबकि नॉन फिक्शन, अब नॉन मतलब कि नहीं और फिक्शन मतलब कि काल्पनिक, यानी कि जो काल्पनिक नहीं हो, जो काल्पनिक न हो. मीन्स नॉन फिक्शन मीन्स रियल, जो कि हुआ हो. रियल यानी कि जो वास्तव में कभी ना कभी हुआ है. तो जब किसी भी व्यक्ति की बायोग्राफी या ऑटोबायोग्राफी लिखी जाएगी तो वहाँ पे क्या होगी, चीज़ें काल्पनिक नहीं होंगी, वो क्या होंगी, रियल होंगी. उसका एजुकेशन, उसकी लाइफ हिस्ट्री, उसका मतलब करियर, उसके लिटरेरी वर्क, वो सब क्या होंगे, रियल होंगे, यानी कि फैक्ट होंगे. तो फैक्ट जो होता है वो नॉन फिक्शन होता है. नॉन फिक्शनल स्टोरी इज नोन मीन्स रियल स्टोरी
हैपेंड आफ्टर सम टाइम, बिफोर सम टाइम, या कभी ना कभी वो घटना रियल में हुई होती है। और फिक्शस स्टोरी मीन्स दैट इज नेवर एवर क्या है, रियलिटी। देयर इज नो रियलिटी इन द स्टोरी बट ओनली फॉर एंटरटेनमेंट एंड ओनली फॉर टाइम पास, दैट इज नोन एज फिक्शनल स्टोरी। और नॉन फिक्शनल क्या होता है, जहाँ पे रियल चीज़ें होती हैं, रियल इवेंट होती हैं और कहीं ना कहीं से वो घटी हुई घटना होती है, वो चीज़ों को जो जहाँ पे बताया जाता है। तो इसलिए ऑटोबायोग्राफी और बायोग्राफी ये क्या है, नॉन फिक्शनल है। बाकी जो चीज़ें कल्पना पे बनी हुई होती हैं, लिखी हुई होती हैं, वो क्या होता है, फिक्शनल स्टोरीज होती हैं या फिक्शनल लिटरेरी वर्क होते हैं। धन्यवाद। आज यहाँ पे क्लास एंड करते हैं, फिर और भी कुछ लिटरेरी टर्म्स के पॉइंट्स लेके आएंगे। यदि कंटेंट अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।